हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। हमारा चैप्टर चल रहा था ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, जिसके हमने 5 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था एडेप्टेशंस एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉपुलेशन। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था इस चैप्टर के कि जो ऑर्गेनिज्म है वो होता है एक सिंगल इंडिविजुअल, ठीक है। एंड पॉपुलेशन क्या होता है, जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है उसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन की डेफिनेशन हम क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स दैट बिलोंग टू अ सेम स्पीसीज, ठीक है, एंड लाइव इन अ सेम एरिया एंड ऑल्सो इंटरेक्ट विद ईच अदर। उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन की जो इंडिविजुअल बिलोंग करते हैं एक सिंगल स्पीसीज में, ठीक है, यानी कि ग्रुप ऑफ सेम स्पीसीज और जो कि रहते हैं एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, ठीक है, और वो आपस में इंटरेक्ट भी करते हैं, रिप्रोड्यूस भी करते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। तो अब देखेंगे हम लोग पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स क्या होता है, प्रॉपर्टीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो इसके अंदर जैसे आते हैं बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, एज डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉपुलेशन डेंसिटी, ये सब आ जाते हैं पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स के अंदर। तो अब स्टार्ट करते हैं। In nature, we rarely find isolated single individuals of any species. Majority of them live in a group in a well-defined geographical area, share or compete for a similar resources, potentially interbreed and thus constitute a population. तो जैसा कि हम लोग नेचर में देखते हैं कि जो आइसोलेटेड इंडिविजुअल हैं वो बहुत कम पाए जाते हैं, रेयरली पाए जाते हैं, ठीक है, जो सिंगल इंडिविजुअल्स हैं वो। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, जो स्पीसीज है ना वो, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ स्पीसीज जो इंडिविजुअल हैं वो ग्रुप में रहते हैं, ठीक है, ग्रुप में रहते हैं और एक डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर। उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। जो क्या करते हैं, शेयर करते हैं, compete करते हैं जो सिमिलर रिसोर्सेज हैं उनके लिए। यानी कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, ऐसी थिंग्स जो हमको एक पर्टिकुलर एरिया में रहने के लिए ज़रूरी होती हैं, जैसे कि फूड है, हमारा हैबिटेट है, एयर है, वाटर है, ये सब क्या है, एक रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जिनके आधार पर ही जो इंडिविजुअल है या फिर ग्रुप ऑफ स्पीसीज है वो जिंदा रह पाते एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ जो मेजॉरिटी ऑफ स्पीसीज हैं वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं इन रिसोर्सेज को। चाहे तो वो शेयर करके खा लेंगे कि हाँ आधा आधा बांट के खा लिया, कुछ आपका कुछ मेरा, ऐसे, ठीक है। कुछ क्या करते हैं, compete करते हैं सिमिलर रिसोर्सेज के लिए, जैसे कि एक ही चीज़ है उसके लिए दो जो स्पीसीज है ना वो क्या करेंगी, आपस में compete करेंगी, लड़ाई करेंगी, जो जीतेगा उसको फिर वो मिलेगा। पोटेंशियली इंटरब्रीड एंड दस कंस्टिट्यूट अ पॉपुलेशन। फिर क्या करते हैं, वो इंटरब्रीड करेंगे। इंटरब्रीड मतलब आपस में जो रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सब करेंगे, उसके बाद एक पॉपुलेशन बनती है, ठीक है। ऑल्सो द टर्म इंटरब्रीडिंग इम्प्लाइज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. A group of individuals resulting from even asexual reproduction is also generally considered a population for a purpose of ecological study. तो जो यहाँ पे टर्म है इंटरब्रीडिंग, उसका क्या मतलब है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, यानी कि जो स्पीसीज हैं, इंडिविजुअल हैं, वो क्या करते हैं, आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और जो अपनी पॉपुलेशन है उसको बढ़ाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको भी हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही जो सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए दोनों ही टाइप के जो रिप्रोडक्शन है वो ज़रूरी हैं, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग स्टडी करेंगे। All the cormorants in a wetland, rats in an abundant dwelling, teak wood trees in a forest tract, bacteria in a culture plate, and lotus plants in a pond are some example of a population. तो इस स्टडी के अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे, कॉर्मोरेंट्स यानी कि जो बर्ड्स वेटलैंड में रहते हैं, रेट्स इन एन अबेंडेंट ड्वेलिंग मीन्स कि जो ऐसी जगह जो पुराने घर टाइप है ना, जैसे खंडर टाइप, जहाँ पे जो रेट हैं वो पाए जाते हैं। टीक वुड प्लांट्स, जो टीक वुड ट्रीज़ है ना, फॉरेस्ट यानी कि जो फॉरेस्ट के बीच से जो रास्ता निकलता है वहाँ पे पाए जाते हैं। जो बैक्टीरियाज हैं जो कल्चर प्लेट पे ग्रो किए जाते हैं उनकी स्टडी करेंगे। एंड जो लोटस प्लांट हैं जो पॉन्ड्स में मिलते हैं, ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं पॉपुलेशन के। In earlier chapters, you have learned that although an individual organism is the one that has to cope with a changed environment, it is at the population level that natural selection operates to evolve the desired traits. तो जैसा कि हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि जो इंडिविजुअल है या फिर ऑर्गेनिज्म है वो क्या करता है, जो चेंज्ड इन्वायरमेंट है उससे कोप करता है,
ठीक है, मतलब उनसे मैनेज करता है, अपने आप को एडेप्ट करता है। वो कैसे करता है? नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू भी करता है। जैसे क्या होता है, जैसे नेचुरल सिलेक्शन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिजम्स है ना, वो अपने आप को किसी भी जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस में उनमें एडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, अपने आप को ढाल लेते हैं। तो जो उस इन्वायरमेंटल कंडीशंस में अपने आप को ढाल लेंगे वो तो जिंदा रह जाएंगे, और जो अपने आप को इन्वायरमेंटल कंडीशंस में नहीं ढाल पाएंगे, नहीं उसके साथ अडेप्ट हो पाएंगे, तो फिर वो ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, नेचुरल सिलेक्शन वर्क करता है कि जब भी कोई इन्वायरमेंटल कंडीशंस, जो हार्श कंडीशंस आती हैं, इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज होता है, तो जो स्पीसीज फिट हैं वही क्या है, अपने आप को अडेप्ट कर पाती हैं, बाकी स्पीसीज जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। Population ecology is therefore an important area because it links ecology to population genetics and evolution. तो जो पॉपुलेशन इकोलॉजी है ना, वो एक क्या इम्पॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि ये क्या करती है, लिंक करती है इकोलॉजी जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन है उससे, ठीक है। अ पॉपुलेशन हैज सर्टेन एट्रीब्यूट्स वेयर एज एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स डज नॉट। तो इसका क्या मतलब है कि जो पॉपुलेशन है ना, किसी भी पॉपुलेशन में कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स के अंदर नहीं होती हैं, ठीक है। एन इंडिविजुअल में हैव बर्थ एंड डेथ बट अ पॉपुलेशन हैज़ अ बर्थ रेट एंड डेथ रेट। जैसे क्या होता है, इंडिविजुअल है ना, उसकी हम लोग ये बता सकते हैं कि ये इसकी बर्थ कब हुई है या फिर इसकी डेथ कब हुई है, लेकिन एक पॉपुलेशन के बारे में हम लोग बताते हैं उनकी बर्थ रेट और डेथ रेट के बारे में। उसी तरह जैसे एक इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनिज्म है, उसके हम लोग जेंडर बता सकते हैं कि ये मेल है या फिर फीमेल है, हम उसकी एज बता सकते हैं कि इसकी एज क्या है। लेकिन एक पॉपुलेशन है, उसमें हम लोग जेंडर की जगह क्या बताते हैं, सेक्स रेशियो, यानी कि वहाँ पे मेल कितने हैं और फीमेल कितने हैं। उसी तरह जो एज है, हम इंडिविजुअल की एज बता देते हैं, लेकिन एक पॉपुलेशन में हम लोग बताते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब जैसे ये बर्थ रेट है, ठीक है, ये रेट क्या होता है, जैसे कि हम लोग नंबर्स को बता सकते हैं कि जो इंक्रीज नंबर है ना एक पॉपुलेशन में ऑर्गेनिजम्स के, वो क्या होता है, बर्थ रेट होता है, ठीक है। और डेथ रेट क्या होता है, जो डिक्रीज नंबर हैं पॉपुलेशन के अंदर, उसको हम लोग बोलते हैं डेथ रेट। अब जैसे क्या होता है कि कोई पॉपुलेशन में इंडिविजुअल रहता है, ठीक है, अब वहाँ कुछ इंडिविजुअल्स आए, ठीक है, कैसे आए, वो बर्थ के थ्रू, किसी का जन्म हुआ तो वहाँ पे इंडिविजुअल ऐड हो गए ना। तो अब जो ये इनिशियल पॉपुलेशन थी, यानी कि जहाँ पे पहले वो कितनी पॉपुलेशन थी, उसमें क्या चेंज हुआ, यानी कि कितने जो बर्थ हैं वो हुए हैं, कितने इंडिविजुअल्स जो हैं वो ऐड हुए हैं, ठीक है। मतलब पहले जो पॉपुलेशन थी, वो बर्थ के बाद की जो पॉपुलेशन है उसमें कितना चेंज आया है, उसको हम लोग बोलते हैं बर्थ रेट। तो इसको हम लोग और आगे अच्छे से समझते हैं। इन अ पॉपुलेशन दीज रेट्स रेफर टू पर कैपिटा बर्थ एंड डेथ। तो ये जो पॉपुलेशन रेट है, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, पर कैपिटा बर्थ एंड डेथ रेट से। तो पर कैपिटा का क्या मतलब है कि जो एक इंडिविजुअल है, ठीक है, यानी कि पर इंडिविजुअल के हिसाब से यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, कि एक इंडिविजुअल वो है वो कितने पे बढ़ा है। जैसे कि पर बर्थ पर ईयर, यानी कि जो इंडिविजुअल हैं, एक इंडिविजुअल पे कितने बर्थ हुए हैं, यानी कि एक बर्थ के मुकाबले कितने बर्थ हुए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पर कैपिटा। तो और जैसे हम लोग बर्थ रेट कैसे निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ बर्थ, इसमें क्या है, फिर नीचे आएगी एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन, यानी कि एग्जिस्टिंग जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है पॉपुलेशन, उसके ऊपर कितने नंबर ऑफ बर्थ हुए हैं पर ईयर में, उसको हम लोग बोलते हैं बर्थ रेट। ऐसे ही जो डेथ रेट है, डेथ रेट में क्या होगा, नंबर ऑफ डेथ एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन, यानी कि पहले जो पॉपुलेशन थी, मान लो पहले पॉपुलेशन थी 10, अब हमारी जो नंबर ऑफ डेथ हैं वो हो गई 4 पर ईयर, ठीक है। अब यहाँ पे जो अब डेथ रेट आएगी वो क्या आ जाएगी, 0.4, ठीक है। तो अब क्या निकल गई, डेथ रेट, यानी कि कितने नंबर ऑफ डेथ हुए हैं एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन के ऊपर पर ईयर में, उसको हम लोग बोलते हैं डेथ रेट। तो एक बार हम इसको यहाँ से समझ लेते हैं। द रेट हैंस एक्सप्रेस्ड आर चेंज्ड इन नंबर्स, ठीक है। तो रेट क्या डिफाइन करती है, चेंज इन नंबर्स, यानी कि जो नंबर्स हैं उनमें कितना चेंज आया है, इंक्रीज हुई है या फिर डिक्रीज हुई है, विद रिस्पेक्ट टू मेंबर ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जो पॉपुलेशन के मेंबर्स हैं जो पहले एग्जिस्ट कर रहे थे, उनमें क्या चेंज आया है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेट।
हेयर इज एन एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल देखते हैं. इफ इन अ पॉन्ड देयर आर 20 लोटस प्लांट लास्ट ईयर एंड थ्रू रिप्रोडक्शन 8 न्यू प्लांट्स आर एडिड, टेकिंग द करंट पॉपुलेशन इज 28, वी कैलकुलेट द बर्थ रेट एज 8/20 इज इक्वल टू 0.4 ऑफस्प्रिंग पर लोटस पर ईयर. तो यह क्या एग्जाम्पल लिया है कि एक तालाब में 20 लोटस प्लांट थे लास्ट ईयर, ठीक है. अब उनमें रिप्रोडक्शन के थ्रू क्या हुआ, 8 न्यू प्लांट्स ऐड हो गए, यानी कि कितने हो गए फिर 28. टेकिंग द करंट पॉपुलेशन कितनी होगी 28. अब क्या होगा, हम इसकी बर्थ रेट निकालेंगे. कैसे कि 8 इंडिविजुअल यानी कि 8 न्यू प्लांट्स बढ़ रहे हैं कितने के ऊपर, 20 के ऊपर. तो कितना हो गया आंसर 0.4 ऑफस्प्रिंग, यानी कि पर ईयर में कितने ऑफस्प्रिंग बढ़े 0.4. If 4 individuals in a laboratory population of 40 fruit flies died during a specified time interval, say a week, the death rate of population during that period is 4/40 is equal to 0.1 individuals per fruit fly per week. तो अब ऐसे एक अदर एग्जाम्पल लिया है लेबोरेटरी के अंदर. जो फ्रूट फ्लाइज थी ना वो कितनी थी 40 थी, लेकिन उनमें से जो 4 हैं वो क्या हो गई, मर गई, डेड हो गई. उसके बाद हम इनकी क्या निकालेंगे, डेथ रेट, मतलब एक वीक के अंदर हुआ ये सब कि जो 40 फ्रूट फ्लाइज थी वो प्रेजेंट थी एक वीक के अंदर. एक वीक के बाद क्या होता है 4 जो फ्रूट फ्लाइज हैं वो मर जाती हैं. उसके बाद इनकी डेथ रेट कैसे निकालते हैं, 4 फ्रूट फ्लाइज डेथ हो गई तो 4 ऊपर, नीचे 40 जो टोटल पॉपुलेशन थी पहले फ्रूट फ्लाइज की. तो यहाँ पे क्या आंसर आया 0.1. जो डेथ रेट है वो क्या है 0.1, यानी कि 0.1 जो इंडिविजुअल हैं एक फ्रूट फ्लाई पे एक वीक के अंदर, उनकी क्या हो रही है, डेथ हो रही है, ठीक है. अनदर एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन इज सेक्स रेशियो. तो नेक्स्ट जो एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक है पॉपुलेशन के अंदर वो क्या है, सेक्स रेशियो. जैसे एक इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनिज्म है, हम उसका सेक्स बता सकते हैं कि ये मेल है या फिर फीमेल है, लेकिन एक पॉपुलेशन के अंदर हम बताते हैं सेक्स रेशियो. An individual is either a male or a female but a population has a sex ratio. तो जो इंडिविजुअल है उसको हम लोग क्या बताते हैं कि ये मेल या फिर फीमेल है, लेकिन एक पॉपुलेशन में क्या बताएंगे हम, सेक्स रेशियो. जैसे कि 60% ऑफ पॉपुलेशन आर फीमेल्स एंड 40% आर मेल. तो हम लोग ऐसे बता सकते हैं कि जो पॉपुलेशन है, यानी कि हम लोग मानते हैं 100 जो है पॉपुलेशन में जो इंडिविजुअल्स हैं वो हैं, ठीक है. अब 100 में से जो 60% हैं वो तो क्या है फीमेल्स, एंड जो 40% हैं वो क्या है मेल, यानी कि 60 तो फीमेल हैं एंड 40 मेल हैं. तो हम लोग क्या बताते हैं कि जो सेक्स रेशियो है वो क्या है 60:40. तो हम इसको ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है. A population at any given time is composed of individuals of different ages. If the age distribution percent individual of a given age or a age group is plotted for a population, the resulting structure is called an age pyramid. जैसे अब क्या होगा, कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, उसकी एज बता देते हैं कि ये चाइल्ड है या फिर ये एडल्ट है या फिर ये जो ओल्ड है वो है, ठीक है. लेकिन जो एक पॉपुलेशन है उसके अंदर हम जो एज को कैसे डिफाइन करते हैं, एज डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, ठीक है. यानी कि हम जो एज ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग इनको सेपरेट करते हैं. तो इसमें क्या होता है कि इनमें हम लोग एक पिरामिड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है. फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन द एज पिरामिड जनरली शो एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल इन अ डायग्राम. तो जो एज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको शो करने के लिए हम लोग एज पिरामिड्स का यूज़ करते हैं. तो जो पिरामिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट शेप्स के होते हैं, ठीक है. तो जिससे हमें यह पता चल जाएगा कि जो पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ कैसी है उसकी शेप के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि उसकी शेप कैसी है. उससे हम क्या पता करेंगे कि जो एक पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है, यानी कि डिक्लाइनिंग है या फिर एक्सपेंडिंग है, स्टेबल है. ये सब हम किससे पता लगाएंगे, पिरामिड्स के थ्रू, ठीक है. The shape of the pyramid reflect the growth status of population whether it is a growing, stable or declining. तो जो ये शेप है पिरामिड्स की उससे हमें ग्रोथ का पता चलेगा. पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो कैसी है, ग्रोइंग है यानी कि एक्सपेंडिंग है, स्टेबल है या फिर वो डिक्लाइनिंग है. The size of population tell us a lot about its status in a habitat. तो जो पॉपुलेशन साइज है ना वो हमें बताता है कि किसी हैबिटेट का स्टेटस क्या है. मीन्स कि जैसे एक हैबिटेट है वो अच्छा है,
उसमें जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड मतलब अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट हैं, ठीक है। और जो भी एक इंडिविजुअल को रहने के लिए, पॉपुलेशन को रहने के लिए रिसोर्सेज चाहिए वो सभी उसमें उपलब्ध हैं। तो वो क्या एक अच्छा हैबिटेट है। तो अब जो पॉपुलेशन साइज़ है वो ग्रो करेगा ना, क्योंकि उसको सारे रिसोर्स प्रोवाइडेड है, ठीक है। तो अब इससे हमें क्या पता चला कि जो हैबिटेट है वो अच्छा है, ठीक है, उसमें सारे रिसोर्सेज कम्प्लीटली प्रेजेंट हैं। अगर कोई हैबिटेट है जिसमें कि लिमिटेड रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं, तो इससे जो ग्रोथ है पॉपुलेशन की वो क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी। तो इससे हम लोग क्या बता सकते हैं कि जो पॉपुलेशन साइज़ है वो क्या बताता है कि हैबिटेट के बारे में बताता है कि वो हैबिटेट अच्छा है या फिर ख़राब है। Whatever ecological processes we wish to investigate in a population, be it the outcome of competition with another species, the impact of predator or the effect of a pesticide application, we always evaluate them in terms of any changes in the population size. तो इसका क्या मतलब है कि जो पॉपुलेशन साइज़ है ना वो इफ़ेक्ट होता है किसकी वजह से, पेस्टिसाइड्स की वजह से। जैसे अपन क्या करते हैं, किसी माइक्रोबियल या फिर ऑर्गेनिजम्स हैं जो छोटे इंसेक्ट्स हैं, उन पे हम लोग क्या करेंगे, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करेंगे, तो वो पॉपुलेशन इफ़ेक्ट होगी ना, क्योंकि वो मर जाएंगे उन पेस्टिसाइड से। ऐसे ही किसी पॉपुलेशन में जो प्रेडेटर प्रेशर है वो है, यानी कि जैसे एक डियर की पॉपुलेशन है, वहाँ पे अगर लायन प्रेजेंट है तो वो लायन क्या करेगा, डियर को खा जाएगा, तो इससे भी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी। यानी कि प्रीडेटर प्रेशर है तो भी जो पॉपुलेशन साइज़ है वो इफेक्ट होता है, ठीक है। तो अब एक बार हम लोग वो जो डायग्राम है ना पिरामिड्स का वो समझ लेते हैं। तो ये क्या है, एज पिरामिड है ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर, जिससे हम लोग क्या बताते हैं, पॉपुलेशन की ग्रोथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सपेंडिंग ग्रोथ, यानी कि जो येलो लाइन से डिनोटेड है वो क्या है, प्री रिप्रोडक्टिव फेज, यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं चाइल्ड, जो कि एज ग्रुप होता है लगभग 20 एज तक, ठीक है। उसके बाद ये ब्लू जो कलर है इससे क्या डिनोटेड है, रिप्रोडक्टिव फेज, इसमें आ जाते हैं एडल्ट्स, यानी कि 20 से 40 जो ईयर्स तक के हैं वो क्या आ जाते हैं इसके अंदर। जैसे यहाँ पे 20 से 30 का हो गया, ये 30 से 40। उसी तरह ये पिंक जो कलर है इससे क्या डिनोटेड है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज, इसमें क्या आ जाते हैं, ओल्ड एज के जो पीपल्स हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। तो अब ये जो ग्रोथ है वो है एक्सपेंडिंग। वो कैसे, क्योंकि इनमें जो नंबर ऑफ प्री रिप्रोडक्टिव जो इंडिविजुअल हैं, यानी कि नंबर ऑफ जो चाइल्ड हैं वो इसमें ज़्यादा हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये एक्सपेंडिंग कैसे हैं, कि जैसे ये चाइल्ड हैं जो कि एज ग्रुप था 0 से 20 ईयर्स तक, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये जो 1 या 2 साल बाद क्या होगा, ये एडल्ट बनेंगे, ठीक है। तो ये इस फेस में चले जाएंगे, तो यहाँ पे ये नंबर ज़्यादा हैं तो यहाँ पे ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे ना, तो रिप्रोड्यूस करके ये पॉपुलेशन है उसको बढ़ाएंगे। उसके बाद फिर ये किस में जाएंगे, इस एज ग्रुप में जाएंगे, तो फिर यहाँ पे भी फिर ये क्या हो जाता है, कम। तो ऐसे हम लोग बता सकते हैं कि ये जो पिरामिड है वो क्या है, एक्सपेंडिंग है, ठीक है। यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ अच्छी हो रही है। ऐसे ही एक जो दूसरा पिरामिड है वो क्या है, स्टेबल, ठीक है। इसमें क्या है, जो नंबर ऑफ चाइल्ड्स हैं जो येलो कलर से डिनोटेड हैं वो, और जो रिप्रोडक्टिव फेज के जो एडल्ट्स हैं वो क्या हैं, सेम है, ठीक है। तो अब जो ये कुछ साल बाद ये जो पॉपुलेशन है चाइल्ड की ये कन्वर्ट होगी एडल्ट्स में, तो यहाँ पे जो बराबर, ये लगभग दोनों बराबर ही है ना, तो अगर ये दोनों बराबर ही होंगे तो जो रिप्रोडक्शन है यानी कि जो चाइल्ड प्रोड्यूस होंगे और पॉपुलेशन है वो भी स्टेबल रहेगी, क्योंकि ये सिमिलर नंबर्स में। ऐसे ही डिक्लाइनिंग जो पिरामिड है इसके अंदर क्या होगा, जैसे ये रिप्रोडक्टिव जो प्री रिप्रोडक्टिव फेज है, यानी जो चिल्ड्रंस है ना ये कम है, तो ये आगे जब रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर जाएंगे तो ये कम है, तो कम ही जो आगे पॉपुलेशन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके पॉपुलेशन ग्रोथ कम ही करेंगे। तो इससे क्या पता चलेगा कि जो ग्रोथ है वो कम हो रही है और आगे जो ये पिरामिड है ये है डिक्लाइनिंग, यानी कि ग्रोथ क्या है, कम होती जा रही है, इसमें पॉपुलेशन कम हो रही है। तो इसमें क्या है, पॉपुलेशन घट रही है, इसमें पॉपुलेशन लगभग स्टेबल ही है, और ये जो पिरामिड है इसमें क्या है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, एक्सपेंड हो रही है, ग्रोथ अच्छी हो रही है। द साइज इन नेचर कुड बी एज लो एज लेस देन 10 साइबेरियन क्रेन्स एंड भरतपुर वेटलैंड इन एनी ईयर,
or go into millions. Chlamydomonas in a pond, population size technically called population density, no need necessarily be measured in numbers only. तो क्या मतलब है कि जो कोई पॉपुलेशन है उसमें कितने नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल हैं, इस ये पता करना कभी कभी क्या होता है, मीनिंगलेस होता है, ठीक है, यूज़लेस होता है, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। तो इसी टाइम पे हम क्या करेंगे, इनका एस्टिमेट लेते हैं, यानी कि लगभग लेते हैं। जैसे किसी पॉपुलेशन को तो हम गिन सकते हैं, यानी कि जैसे हमने बताया था कि जो भरतपुर वेटलैंड है, जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है भरतपुर के अंदर, वहाँ पे हर साल क्या होता है, माइग्रेट करके जो साइबेरियन क्रेन्स हैं साइबेरिया से, वो आते हैं, ठीक है। तो वो कितने होते हैं, नंबर में 10 होते हैं, ठीक है। तो अब इसका तो हमने काउंट कर लिया कि ये 10 साइबेरियन क्रेन्स आते हैं, लेकिन अब क्या होगा, जैसे क्लेमिडोमोनास है जो पॉन्ड्स के अंदर पाए जाते हैं। क्लेमिडोमोनास क्या होते हैं, एक ग्रीन एल्गाई है, ठीक है। तो इसका जो नंबर्स है वो तो मिलियंस में होता है, तो हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं ना, तो इसलिए क्या होता है, एक यूज़लेस है, इसको काउंट भी नहीं कर सकते हैं, तो हम ये डिफ़िकल्ट भी होता है। तो हम इसका क्या लेते हैं, एस्टिमेट लेते हैं कि हम जो क्लेमिडोमोनास हैं वो कितने हैं, मिलियंस में है, ठीक है। Although total number is generally the most appropriate measure of population density, it is in some cases either meaningless or difficult to determine. In an area, if there are 200 Parthenium plants but only a single huge banyan tree with a large canopy, stating that the population density of banyan is low relative to that of a Parthenium amount to underestimating the enormous role of banyan in the community. तो फर्स्ट तो हमने देखा जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको हम लोग कैसे मेज़र कर सकते हैं, नंबर्स में, जो कि जैसे साइबेरियन क्रेन है वो सिर्फ 10 थे नंबर में, उसको हम लोगों ने इजीली गिन लिया। ऐसे ही सेकंड जो है वो क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी के अंदर बायोमास, ठीक है। बायोमास में क्या होता है, हम लोग देखते हैं ड्राई वेट एंड फ्रेश वेट। तो बायोमास के अंदर हमने क्या एग्जाम्पल लिया था, बनियान ट्री का एंड जो पार्थेरियम प्लांट्स हैं उनका। तो जो ये पार्थिन, जैसे ये क्या, एक फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट के अंदर ये क्या है, एक बनियान ट्री है, ठीक है, जो कि ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है, ठीक है, इसके जो बायोमास है वो ज़्यादा है। वैसे ही यहाँ पे जो पार्थेरियम प्लांट्स हैं बहुत सारे ग्रास टाइप, वो कितने, लगभग 200 हैं नंबर्स में। तो यहाँ पे हम देख के बता सकते हैं कि जो बनियान ट्री है वो नंबर में एक ही है, और जो ये ट्रीज़ हैं वो क्या हैं, जो प्लांट्स हैं ये हैं लगभग 200। तो बायोमास तो ज़्यादा कौन कवर कर रहा है, बनियान ट्री कर रहा है ना, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बायोमास से भी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है उसको मेज़र करते हैं, ठीक है। The total number is again not an easily adaptable measure if the population is used and counting is impossible or very time consuming. तो अब जो टोटल नंबर ऑफ़ प्लांट्स या फिर कुछ भी है उसको हम लोग के मेज़र करना क्या होता है, पॉपुलेशन के अंदर, एक बड़ी पॉपुलेशन के अंदर बहुत डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है, यहाँ तक कि वो इम्पॉसिबल होता है और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। If you have a dense laboratory culture of bacteria and a petri dish, what is the best measure to report its density? तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, लेबोरेटरी में जो पेट्री डिश है उसके ऊपर बैक्टीरियाज को ग्रो करते हैं ना, तो हम लोग क्या बैक्टीरिया को गिन थोड़ी सकते हैं कि ये पेट्री डिश है, इस पर इतने सारे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनको हम गिन नहीं सकते, तो हम उनकी डेंसिटी बता सकते हैं, ठीक है। Sometimes for certain ecological investigation there is no need to the absolute population densities. Relative densities serve the purpose equally well. तो जो रिलेटिव डेंसिटी है वो हम निकालते हैं बैक्टीरिया की, ठीक है, कि यहाँ पे लगभग इतने जो बैक्टीरिया हैं उनकी डेंसिटी हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, फॉर इंस्टेंट द नंबर ऑफ फिश कॉट पर ट्रैप इज़ अ गुड इनफ मेजर ऑफ इट्स टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी इन द लेक। अब उसी तरह पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि नंबर ऑफ जो इंडिविजुअल हैं पर एरिया, वो हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। अब क्या होता है, जैसे एक पॉन्ड है उसमें हमने क्या किया, जो फ़िश हैं उनको पकड़ने के लिए जाल डाला, तो उसमें लगभग 20-30 जो फिशेज़ हैं वो आ गई एक बारी में, ठीक है। अब दोबारा से जब उनको पकड़ेंगे, दोबारा जाल डालेंगे, तो भी हमने देखा कि 12 से 16-17 तक जो है फ़िशेज़ आई हैं। ऐसे हमने 2-3 बार डाल के देखा, तो हमें उससे ये अंदाज़ा मिल गया कि यहाँ पे जो फ़िशेज़ की पॉपुलेशन डेंसिटी है वो अच्छी है, ठीक है, यानी कि बहुत अमाउंट में जो यहाँ पे फ़िशेज़ हैं वो प्रेजेंट हैं।
तो हमने उनको काउंट तो नहीं किया ना, उनकी जो डेंसिटी है वो हमने रिलेटिव डेंसिटी निकाली है, ठीक है, अंदाज़ा लगा के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटीज़। We are mostly obligate to estimate population size directly without actually counting them or seeing them। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एस्टिमेट निकाल लेते हैं पॉपुलेशन साइज़ का इनडायरेक्टली, बिना हम उनको काउंट किए, ठीक है, और ना ही हम उनको देखते हैं। बिना काउंट किए और बिना देखे हम लोग क्या करेंगे, एक एस्टीमेट जो है वो निकालते हैं पॉपुलेशन साइज में। वो कैसे, द टाइगर सेंसस इन आवर नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व इज़ ऑफन बेस्ड ऑन पग मार्क्स एंड फीकल पैलेट्स। तो जो हम लोग क्या है, हमारा जो नेशनल पार्क है उसमें जो टाइगर्स की जनसंख्या है उसको हम लोग किससे निकालते हैं, टाइगर की जो फीकल मैटर है, यानी कि जो उसका वेस्ट है ना, उसको देख के, या फिर जो पग मार्क्स हैं, यानी कि जो टाइगर हैं उसके जो पैरों के मार्क्स हैं, उनको देख के हम लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वहाँ पे जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो कितनी है, ठीक है। तो हमने ना तो टाइगर को देखा है, ठीक है, ना ही उनको काउंट किया है, तो हमने कैसे निकाल लिया उनकी जनसंख्या को, उनकी जो इनडायरेक्टली उनके फीकल या फिर पग मार्क्स को देखकर, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया होगा, ठीक है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।